So hi all, this is Nirvan Pawar and today in this particular video I am going to talk about probability. तो जानेंगे इस वीडियो में क्या होता है probability का मतलब और देखेंगे कुछ important results related to probability. So watch the video till end and you will know it all. So सबसे पहले even before starting off with the exact meaning of probability, I would highly recommend you all to go and watch the previous video on probability जहाँ पर मैंने डिस्कस किए थे कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ probability, राइट। और मुझे लगता है या मेरा ये मानना है कि जब तक आपको बेसिक टर्म्स नहीं समझ में आएंगे तब तक आप probability के पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं अटकते रहोगे, आपको कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत हर जगह आते ही रहेगा। सो इसीलिए पहले वो वीडियो को पूरा देख लेना, आई बटन पे ऊपर क्लिक करके यू विल गेट दैट वीडियो। वो वीडियो पूरा देख के वापस आना एंड देन वी कैन स्टार्ट ऑफ फ्रॉम हियर। हाउएवर फॉर ऑल दोज हु हैव ऑलरेडी वॉच दैट वीडियो, उन लोगों के लिए मैं शुरू करता हूँ प्रोबेबिलिटी टॉपिक को। तो सबसे पहले समझने का ट्राई करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो जैसे अगर कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जहाँ पर मुझे सारे पॉसिबल आउटकम्स पता तो है लेकिन गिवन कंडीशन में उनमें से कौन सा आउटकम निकल के सामने आएगा ये मैं नहीं जानता, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में सिंस मैं एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा ये नहीं जानता, बट मैं हर रिजल्ट के आने के चांसेस कितने हैं वो कैलकुलेट कर सकता हूँ और उसी कैलकुलेशन को मैं प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। मैंने बोला जब आप किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए एग्जैक्ट रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, उस केस में विच इज़ द केस एवरी टाइम, उस केस में आप कैलकुलेट करते हो कि उस आउटकम के आने के चांसेस कितने हैं, राइट। आपको एग्जैक्टली तो नहीं पता कि कितने बार वो चीज़ आएगी या आएगी भी या नहीं आएगी, लेकिन आप उसका एक चांस तो कैलकुलेट कर ही सकते हो और उसी कैलकुलेशन को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, राइट। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स दैट इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ये होता है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, राइट है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी किसी इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मैं सिंपली एक रेशियो ले लूँगा, किस चीज़ का, कितने बार वो इवेंट हो सकता है, उसको डिवाइड करूँगा नंबर ऑफ ऑल दी आउटकम्स से, राइट। तो इसका रेशियो जब मैं लूँगा तो मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल लेता हूँ सो दैट आप लोगों को ये चीज़ और आसानी से क्लियर हो जाए। तो मैं आपको एक इवेंट दे देता हूँ दैट इज़ अकरेंस ऑफ 3, राइट। तो जब भी आपने डाई फेंका मैं आपको पूछ रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 3 आने की चांसेस कितने हैं। तो डाई में 1 से 6 के बीच कुछ ना कुछ आने वाला है, ये आपको पता है। तो आपका सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो इन 6 में से कुछ भी एक चीज़ आ सकती है, इसलिए आपका सैम्पल स्पेस हो गया। इवेंट मैंने आपको क्या दिया? यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वेयर यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑन द डाई, ठीक है। तो 3 आना ये आपका इवेंट हो गया। जब मैं इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। इवेंट कितने बार हो सकता है? एक ही बार हो सकता है, राइट, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, एक ही मेंबर है उस सेट में। और उसी तरीके से सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट है। तो 1/6 आपकी इस केस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, राइट है क्या? सही है। एक और सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ, एक कॉइन को टॉस करने का, राइट। तो जब कभी रोहित शर्मा लेता है कॉइन और उसको टॉस करता है तो बाजू में खड़ा बाबर आजम जो है उसको ये तो पता है कि हेड या टेल में से कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये उसको भी नहीं पता और इसलिए वो टॉस हार जाता है, राइट है। तो इस केस में जो सैम्पल स्पेस बनता है वो क्या बनता है? हेड और टेल, क्योंकि हम सभी को पता है कि यही 2 पॉसिबिलिटीज़ है जब भी आप कॉइन को टॉस करोगे। लेकिन अब बाबर आजम ने सपोज बोल दिया कि हेड चाहिए उसको, तो उसके टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ये मैं जानना चाहता हूँ। तो आई नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द कॉइन, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। इवेंट कितने बार हो सकता है? सिर्फ एक ही बार, सिर्फ हेड आने की चांसेस को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है? 2, या तो हेड या तो टेल। तो आपके हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। इसी को आप 1/2 डिवाइड करके अगर देखो तो 0.5 भी लिख सकते हो, या फिर आप इसी चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करके 50% करके परसेंट के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। हाउएवर जैसे ही हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते चले जाएंगे और इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को इसको सॉल्व करने में और ज़्यादा आसानी होगी और आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे और ज़्यादा क्लियर होते चले जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, जो प्रोबेबिलिटी से एसोसिएटेड है। पहला रिजल्ट, मैं बोलता हूँ कि अगर आपका इवेंट
सैम्पल स्पेस के बराबर हो जाए। ध्यान से सुनना इस बात को, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि इवेंट क्या होता है। इवेंट इज़ ऑलवेज द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, राइट। तो इवेंट सैम्पल स्पेस का सबसेट तो हो सकता है, लेकिन सबसेट होने का मतलब ये है कि वो सैम्पल स्पेस के बराबर भी तो हो सकता है। तो एक ऐसे सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ जिस सिचुएशन में आपका जो इवेंट है वो सैम्पल स्पेस के बराबर हो जाता है, और इस केस के लिए मैं आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने बोलता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इवेंट इज़ व्हाट, ये हो जाएगा जो हमारा नॉर्मल फार्मूला है, नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। लेकिन इस केस में मेरा इवेंट और सैम्पल स्पेस सेम है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ NS से, राइट। तो NS अपॉन NS कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब कभी आपका इवेंट सैम्पल स्पेस के बराबर हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू 1। सही है क्या। तो ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर प्रोबेबिलिटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले इंटरेस्टेड हूँ ये फाइंड आउट करने में कि किसी भी प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, राइट। तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में NE की वैल्यू कितनी हो सकती है, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में NE की वैल्यू 0 हो सकती है, राइट। कि मैं ऐसे इवेंट की बात कर रहा हूँ जो सैम्पल स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। दिस कुड बी द वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन, और ऐसे केस में मेरा जो इवेंट वाला सेट है वो एम्प्टी रहेगा, एम्प्टी सेल रहेगा, तो उसके अंदर कोई मेंबर ही नहीं रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E 0 हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से मैक्सिमम कितना हो सकता है, जो भी ऊपर वाले केस में हमने देखा, मैक्सिमम इवेंट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, एग्जैक्टली वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो सैम्पल स्पेस में अवेलेबल है। तो मैक्सिमम NE जा सकता है NS के बराबर। तो ये मेरा NE का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो गया, राइट। तो इस केस में मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट वुड बी NE अपॉन NS, और NE की वैल्यू ही 0 है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है किसी भी इवेंट के होने की। और उसी तरीके से ये जो मेरा मैक्सिमम वाला सिचुएशन है, जो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो है, इसमें मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ इवेंट E विच वुड बी इक्वल टू NS अपॉन NS, मतलब 1, राइट है। तो इसका मतलब मेरी जो सबसे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में मेरी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है और बेस्ट से बेस्ट सिचुएशन में मेरी प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। और इसीलिए मैं लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1, राइट। सो दिस इज़ अगेन अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है, अदरवाइज वो उन दोनों के बीच में कहीं तो लाई करेगी, राइट। सो दीज वेर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर प्रोबेबिलिटी। कमिंग ऑन टू दी थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर इट, राइट। मैं आपको बोलता हूँ कि कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ एन इवेंट ए डैश लिखने का मतलब क्या है, अगर मैं सिर्फ PA लिखता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट A, और अगर मैंने A डैश लिखा या इसी चीज़ को आप A बार भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट A, सही है। तो इसके कैलकुलेशन कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश वुड बी नंबर ऑफ टाइम्स A कैन नॉट अकर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। अब A कितने बार नहीं हो सकता, तो ध्यान से देखेंगे, अगर इसको समझने का ट्राई करो तो सैम्पल स्पेस में कुछ एलिमेंट्स होंगे जो A होने के टाइम हो रहे होंगे, तो A नहीं जब हो रहा होगा तब कौन से होंगे, जो बचे हुए सारे हैं। इसका मतलब क्या मैं इसको नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस में से नंबर ऑफ इवेंट A का सब्ट्रैक्शन लिख सकता हूँ क्या, राइट है, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर A नहीं हुआ है तो बचा क्या, टोटल में से A होने के चांसेस हटा दोगे तो जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वही मुझे देंगे नंबर ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ A, राइट। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, NS अपॉन NS माइनस NA अपॉन NS, राइट। और ये कैंसिल होके तो 1 हो जाएगा, तो आई कैन राइट दिस एज 1 माइनस NA अपॉन NS, जिसी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो दिस इज़ the formula for probability of occurrence of event A. तो probability of not occurring of A या probability of negation of A can be written as 1 minus probability of getting an event A. सही है।
So this is the third very important result, and the fourth and the last result is probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, right? So this is the fourth very important result. अगर आप में से किसी ने सेट थ्योरी ऑलरेडी पढ़ी होगी तो ऐसा रिजल्ट आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी बार देखा हुआ होगा. However, for all those who do not know this result, you do not need to worry because my next video will be on usage of Venn diagram, जहाँ पे मैं आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ भी दूंगा, राइट है. तो आई होप आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझ में आया होगा. प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये जो 4 वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको बताए ये भी समझ में आए होंगे. अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दिस वीडियो माइट हैव एडेड सम वैल्यू टू योर नॉलेज, and so I request you all to please go and like the video, subscribe to channel so that you get the notification of any new video that I upload on my channel. Next video में मैं आऊँगा तो I'll be talking about use of Venn diagram in calculating probability. Till then, stay tuned, be happy, be safe, bye bye.